2024 general election is a crucial election for party like Shiv Sena because after the split in the party, both the factions of Shiv Sena will be facing the mega election for the first time. But there are more challenges to Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray faction because this time they don't have symbol with them and the party name. To talk on that, we have been joined by Aditya Thackeray. Aditya, thanks a lot समय देने के लिए. मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि इस बार आपके पास आपका धनुष्य बाण नहीं है, पार्टी का नाम आधा ही है, उसके आगे आपके पिताजी का नाम जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो क्या एजेंडा है आपका इस बार का? व्हाट एग्जैक्टली इज योर एजेंडा? क्या लेके लोगों के सामने? मुझे पहले भी ये पूछा गया था कि आपके पास अभी पार्टी का नाम नहीं है, सिंबल नहीं है, काफ़ी जो गद्दार नेता थे, डरपोक नेता थे, वो नहीं है. तो मैं यही कहता हूँ आपके पास ये सब होगा, लेकिन मेरे पास जनता है. और अगर आप देखें तो जनता का जो प्यार है, जनता का जो आशीर्वाद है, वो एक बात होती है. और दूसरी बात सबसे अहम हमारे लिए ये है कि महाराष्ट्र की जनता हो, देश की जनता हो, उनका पूरा विश्वास उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस नाम पे है. तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी बात है. उनका काम देखा है जनता ने, उनकी जो भूमिका है वो देखी है, उनकी सोच देखी है, और यही विश्वास हम आगे लेके जाना चाहते हैं. आदित्य, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हमने देखा है कि यू आर क्वाइट वोकल अबाउट इट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. आपका क्या कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर? क्योंकि बहुत फिगर्स जो सामने आए हैं वो एक मैमथ फिगर सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है अब ये विषय जो है वो महाविकास आघाड़ी हो या फिर इंडिया अलायंस हो, उसकी तरफ से इतना अग्रेसिवली उसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया जा रहा है. कोई उसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है. क्यों इतना वीक स्टैंड लिया जा रहा है? मीडिया ने कितनी डिबेट की है उसमें? मुझे लगता है अगर आप देखें तो एक बात यही रहेगी कि नेशनल मीडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चंदा दो धंधा लो, इस पे कितनी डिबेट्स हुई है, ये एक बात होती है. दूसरी बात ये भी है, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया इकोसिस्टमिक होती है. दूसरी, हर गली में, हर घर में जो बातें चल रही है, ये बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम है, शायद हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम, क्विड प्रो को वाला, कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड दीजिए, आपको टेंडर देते हैं, काम देते हैं, ये जो है ये लोगों के सामने आया है. शायद यही स्कैम छुपाने के लिए या थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको याद होगा उसी दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था जी. तो भी आप देख रहे होगे दुनिया भर में इसकी बात हो रही है. हर एक जो विश्लेषक है, हर एक जो आम नागरिक है, वो भी बात कर रहा है कि ये जो चंदा दो धंधा लो जो स्कैम हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उसी पे तो बात हो रही है. एक किताब भी जो है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे उन्होंने भी लिखी है. उसमें काफ़ी सारी बैकग्राउंड दी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे गलत था, कैसे थोड़ा फर्निश कर दिया गया था. और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा, सारी की सारी जो बंद किताब थी वो खोल दी है. तो ये जनता को पता है. और इसलिए अगर आप देखें जो भीड़ उमड़ रही है, जो विश्वास हमें मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि जो झूठ बोल के पिछले 10 सालों में भाजपा ने हम पे राज किया है, हुकूमत चलाई है, तानाशाही की ओर लेके जा रहे हैं, उसी के खिलाफ ये देश उठ रहा है. लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स गलत थे, तो जो आपकी जैसी जितनी पार्टियां कह रही है इंडिया अलायंस की, उन्होंने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सेप्ट किए हैं. बिल्कुल, लेकिन हमारे जो है वो आपके सामने है. अगर आपने देखा होगा जो क्वांटम है जो भाजपा को मिला हुआ है, उसके खिलाफ जो क्विड को प्रो, यानी जो अगर चंदा दे रहे उसको धंधा जो मिल रहा है, जैसे यहाँ वो टनल का काम था जी, मेगा इंजीनियरिंग या किसी को मिला था, काफी सारे हैं. वो अभी कल परसों में ध्रुव राठी ने तो फार्मा भी एक्सपोज कर दिया है. कोई अप्रूवर बन रहा है, कोई कैंडिडेट बन रहा है, किसी को काम मिल रहा है. ऐसे तो किसी ने नहीं किया, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं था किसी को. जैसे आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, मेरा सवाल आपसे अगला यही है कि अपोजिशन लीडर्स जो है उनको बार बार समन्स आ रहे हैं, ईडी के समन्स हो, सीबीआई के हो, उनके घर पे इनकम टैक्स की रेड्स हो रही है. इवन मेनी लीडर्स फ्रॉम योर पार्टी आल्सो दे हैव स्विच्ड टू अदर पार्टी बिकॉज़ 40 तो भाग गए, डरपोक लोग थे वो. उसके बाद भी हमने देखा कि रविंद्र वाइकर जैसे बहुत करीबी नेता जो थे वो भी वहां पे चले गए. नाउ योर वन ऑफ योर कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर इज आल्सो फेसिंग ईडी इंक्वायरी एज वेल एज ईओडब्ल्यू इंक्वायरी. तो क्या ये सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये तो पोचिंग हो रहा है. अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो 2022 में हुआ, फिर 23 में हुआ, पहले शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हुई, वो 40 डरपोक जो थे, गद्दार जो थे, वो भाग गए. फिर राष्ट्रवादी के गद्दार जो है वो भाग गए. फिर कांग्रेस में जिन्होंने गद्दारी की. लेकिन यही बात होती है, कोई आपका नाम ले, कोई एक व्हाइट पेपर में हो, कोई एलिगेशन चला दे, तीसरे चौथे दिन जिसके खिलाफ कुछ सही हो सकता है वो भाग जा रहा है और भाजपा की लॉन्ड्री में जा रहा है. जिसके खिलाफ कुछ है ही नहीं, जिसके जो कर नहीं उसको डर क्या. जो ये बात है वो डटे रह रहे. संजय राउत साहब तो डटे रहे, लड़े रहे, जेल में जाके आए, अनिल देशमुख जी जेल में जाके आए, केजरीवाल साहब है, सोरेन जी है, ये सारे लोग तो लड़ रहे हैं.
और अगर आपने यही बात देखी होगी, जो अमूल कृतिका की आप बात कर रहे हो, जी। बिना डरे हुए वो जो भी इंक्वायरी है उसके सामने जा रहा है, बिना डरे हुए अभी उम्मीदवार है, लोगों में जा रहा है, लेकिन सूरज को तो अरेस्ट कर लिया, सूरज चौहान को। इसमें मजाक की बात यह है कि जिस कंपनी को की वो बात करे कि जिसने एलिजिडली ये स्कैम किया है, जिसलिए अमूल को बुलाया जा रहा है, सूरज को अंदर डाला है, उस कंपनी के जो बॉस है संजय मशेड़कर, वो गद्दार गैंग में नेता बन के बने हुए हैं। तो यही बात होती है, और यही मैं और सभी हमारे जो नागरिक है देश के, भारतवासियों ने ये जाना है कि आज एनडीए में 3 जो मित्र दल है वो है ईडी, आईटी, सीबीआई, और ये दुनिया भर में जाना जा रहा है। अगर आपने देखा होगा केजरीवाल साहब की जब अरेस्ट हुई तो 4 या 5 बड़े देशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इसके बारे में हमें पूछा गया। हमारी बदनामी, हमारे देश की बदनामी का कारण भाजपा की ये जो ईडी, आईटी, सीबीआई एक्शन है, तानाशाही है, यही है, और दुनिया भर में ये बदनामी हो रही है। आदित्य, आपने बात की कि किस प्रकार से 40 आपके पार्टी से नेता जो है या एमएलए है वो दूसरी पार्टी में चले गया, उन्होंने तोड़ी। लेकिन मेरा आपसे एक अहम सवाल ये है, क्योंकि उसको ज्वाइन करके ही दूसरा सवाल मैं पूछूंगा, फिर से एक बार ये पूछना चाहूंगा आपसे कि स्प्लिट जो हुआ, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट इन योर पार्टी? एक बात तो जाहिर है कि जो भाजपा की राजनीति है, जैसे यहाँ हुआ वैसे आप देख रहे थे झारखंड में करने की कोशिश हो रही थी। नीतीश कुमार जी को तो पूरा ही तोड़ दिया। तेजस्वी से जो अच्छी सरकार चल रही थी, तेजस्वी अच्छे काम कर रहे थे। तो ये भाजपा की जो पॉलिसी है, नीति है, तोड़ो और फिर राज करो, यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो अपना रहे हैं। अगर आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ये जो राजनीति है कभी इतनी खराब नहीं थी जी। जाति में तोड़ने की कोशिश कर रहे, धर्म में झगड़े निर्माण करने की कोशिश कर रहे, परिवार को एक तोड़ा गया, पवार फैमिली को तोड़ा गया, 3 पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की। तो ये भाजपा की जो भूमिका है, भाजपा की ये जो नई सोच है, नई भाजपा की, ये वाजपेयी साहब की भाजपा नहीं है। जिस भाजपा से आज भी हमारा दिल का नाता है वो भाजपा नहीं है, ये एक अलग भाजपा है। और यही भाजपा जो है जिसके खिलाफ उस भाजपा, वाजपेयी साहब के भाजपा हमने आंदोलन करे थे, जेल गए थे, लाठी काठी खाई थी, उन्हीं सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ले रहे हैं और जो पुराने कार्यकर्ता है उनके सर पे बिठा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इस सवाल को जुड़ के मेरा दूसरा सवाल आपसे कि अमित शाह जो हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में थे, उन्होंने आपका नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना जो टूटी हमने नहीं तोड़ी, उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम की वजह से शिवसेना टूटी। और वही उन्होंने कहा कि एनसीपी को भी हमने नहीं तोड़ा, सुप्रिया सुले उनकी पुत्री जो है उनकी वजह से हुई। तो जब आपके ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है, वही कुछ महीने पहले हमने देखा था जब देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक इवेंट के दरमियान कहा था कि हम वापस आए और 2 पार्टियों को तोड़ के वापस आए। ये क्या चल रहा है? ये उनसे पूछे क्या चल रहा है। केंद्र में 10 साल से बहुमत है, दोनों बार सरकार ऐसे हासिल की है, 303 और पहले 282 लेके। लेकिन ये सब होने के बावजूद आज 10 साल बाद हम पे आरोप लगाने आ रहे हैं। 30 साल का कोई युवा हो, जैसे तेजस्वी हो, मैं हूं, उन पे आरोप लगा रहे हैं, सुप्रियताई पे आरोप लगा रहे हैं। और ये पर्सनल और विंडिक्टिव जो होते जा रहा है, ये गंदी राजनीति, गंदी सोच कभी हमारे देश की नहीं थी। बाहर के लोग आके हमें बताते हैं असली सेना कौन है, नकली सेना कौन है। महाराष्ट्र कभी ये पसंद नहीं करता, ये बाहरी लोग कौन है। ये आक्रमण हमने महाराष्ट्र में बहुत सारे पहले भी देखे हैं। आज जो देख रहे हो आप आक्रमण, ये इकोनॉमिक आक्रमण भी हो रहा है। सारे जो उद्योग है, यहाँ भाजपा की सरकार पिछले 2.5 साल से, लेकिन जा रहे उनके प्यारे राज्य में। गुजरात से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे राज्य में आके आक्रमण करके, ये इकोनॉमिक आक्रमण हो, हमारी सरकार तोड़ के हमारे मंत्रालय में बैठ जाए और फिर यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनकी सारी जो आप अधिकार है, उनके सारे जो जॉब्स है, भूमिपुत्र इन्हें सारे जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर लेना चाहता हूँ। सारे लोगों के जॉब्स आप लेके जाते हो बुलेट ट्रेन के साथ गुजरात में, वेदांता फॉक्सकॉन हो, एयरबस टाटा हो, बलराग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हो। हमारी वर्ल्ड कप की फाइनल वानखेड़े में जो होनी चाहिए थी या ईडन गार्डन्स में होनी चाहिए थी, वो भी लेके गए गुजरात। तो क्या हम ये आरोप करें कि किसी के बेटे की वजह से वर्ल्ड कप फाइनल हारे? ये आरोप तो हो नहीं सकता ना। तो यही बात होती है कि ये सोच जो है, चलो 10 साल आपने राज किया है, बताओ डिमोनेटाइजेशन का फायदा देश के लिए क्या हो गया? बताओ लद्दाख के लिए आपने क्या किया? जब 370 कलम आपने निकाला कॉन्स्टिट्यूशन से, हटाया गया, हमने भी स्वागत किया था। लद्दाख को उसी दिन अपने यूनियन टेरिटरी बनाया। किसान जो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उनको क्यों आप अर्बन नक्सल कह रहे हो? देश के किसान है, वो अन्नदाता है, अन्नदाता देवो भव हम मानते हैं। अगर आप इतने ही 10 साल में बहुमत की सरकार चला रहे थे, तो आज चाइना जो घुस रही है हमारे देश में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी कहा उन्हीं के नेता है, क्यों नहीं जवाब देते वहां? आज बात कौन सी हो रही है? मच्छी, मांस, मटन। 10 साल के बाद हम ये एक्सपेक्ट करें केंद्र सरकार से?
इसी में एक सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी के ऊपर, खास करके आपके पिताजी के ऊपर, ये हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है कि हिंदुत्व से आप जो है वो डिविएट हो गए. द शिवसेना हैज बीन डिविएटेड फ्रॉम द कोर हिंदुत्व बिकॉज वी हैव जॉइन हैंड्स विद कांग्रेस एंड एनसीपी. क्या आज भी ये शिवसेना जो आपकी है वो हिंदुत्व में बिलीव करती है और हिंदुत्व का एजेंडा आगे लेके जाएगी? देखिए, ये सवाल पूछने से पहले या उसका जवाब देने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा कौन होती है हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने के लिए? भाजपा कौन होती है हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने के लिए? पहले वो ये बताए कि उन्होंने जो पीडीपी के साथ अलायंस की थी, आज हम अगर इंडिया अलायंस में जाए तो हमने हिंदुत्व छोड़ा, लेकिन जो भाजपा की अलायंसेस का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें या भाजपा में जो शामिल हुए गुंडे अभी है या भ्रष्टाचारी है ये पिछले 5 सालों में, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो क्या ये हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व है हृदय में राम और हाथ को काम. आज हाथ को काम कहाँ है हमारे देश में? हमारा हिंदुत्व ये भी कहता है कि बिल्किस बानो का जो भी रेपिस्ट हो, बिल्किस बानो की जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन रेपिस्ट को फांसी के फंदे चढ़ना चाहिए. ये मेरे दादाजी का हिंदुत्व है. फिर ये कौन होते हैं हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले? ऐसे में एक सवाल है कि 25 साल की आपकी एक अलायंस थी बीजेपी के साथ. 2.5 साल हमने देखा कि आप कांग्रेस एनसीपी के साथ अलायंस में थे. क्या 25 साल डिफिकल्ट थे वो, या मैं कहूंगा दूसरी तरह से पूछूंगा, 25 साल आसान थे उनके साथ या 2.5 साल आपको आसान लगे काम करने के लिए, लोगों के जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए? क्या है? एक बिल्कुल ये बात है कि जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ हम रहे 2.5 साल में, जो एक रिश्ता होता है वो अच्छा रहा. अभी भी रिश्ता कायम है, अच्छा है, पक्का है. और अगर आप देखें तो दोस्ती बनी रही. ये कभी, मैंने तो 2014 से 19 तक भाजपा के किसी नेता के साथ दोस्ती, जैसे आज हम बैठ चुके हैं, मैं दोस्त नहीं कहूंगा नहीं तो आपको ट्रोल कर देंगे, लेकिन जो साधारण बातें होती है, राजनीति छोड़ के बातें होती है, राजनीति, गंदी राजनीति छोड़ के बातें होती है, विकास की बातें होती है, वो कभी उनके नेताओं के साथ हुई नहीं. हर बार यही था कि अरे चलो आज ये पार्टी से ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको पोच कर रहे हैं, इस पे रेट डालते हैं. मैं आपको रुकना चाहूंगा, ये 2019 में भी ये बातें होती थी. ये मैं आप इसी पे आता हूँ. अभी जो 25 साल की आप दोस्ती कहला रहे हो, वो दोस्ती किसके साथ थी? वो वाजपेयी साहब के भाजपा के साथ थी, वो अडवाणी साहब के भाजपा के साथ थी, जो पुराने नेता है. फिर राजनाथ सिंह साहब जो थे, या सुषमा स्वराज जी थे, अरुण जेटली जी थे. इनकी जो भाजपा थी, इनकी विचारधारा जो थी, सबको साथ में लेके चलनी. अगर आपने देखा होगा 99 की जो सरकार थी, कितने सारे दल थे. आज जैसे इंडिया गठबंधन है वैसे ही एनडीए थी, बड़ा अलायंस था. देश में हर एक आवाज उसी में था जी. हर एक क्षेत्र से आवाज था, हर एक राज्य से आवाज था, हर एक विचारधारा से आवाज था. और उसी को तो लोकशाही कहते हैं, उसी को तो सरकार कहते हैं. 2014 से लेके 2024 तक जो तानाशाही की सरकार और एक हुकूमत की सरकार बन चुकी है, 2014 में अलायंस किसने तोड़ी थी? पहली बार भाजपा ने तोड़ी थी अलायंस. 2014 में हमने केंद्र सरकार के लिए और भाजपा के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल लगा के, तन मन धन सब लगा के हमने काम किया था. उनके प्रचार के लिए गए थे. हमने ये भी सोचा था कि 100 स्मार्ट सिटीज बन जाएंगे देश में. 2022 तक हर एक को घर मिलेगा. 2022 तक हर किसान का जो इनकम है वो दुगना हो जाएगा. हमने काफी सारे सपने उनके साथ देखे थे, लेकिन सपने तो कुछ पूरे हुए ही नहीं हमारे भारत के. लेकिन अगर आप देखें तो 2014 की जो विधानसभा में अलायंस जो थी, वो इस बात तक पहुंची थी कि पूरी सीट शेयरिंग तय हो गई है. आप आपके प्रेसिडेंट की सिग्नेचर लाए, हम हमारे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर लाते हैं, कल अनाउंस कर देते हैं. और जैसे ही हम तुलजापुर से निकले, तुलजा भवानी के मंदिर में थे, वहां से निकले, घर आए, शायद देवी का ही आशीर्वाद हो, खड़से साहब ने फोन करके कह दिया कि अलायंस अभी मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है. तो उद्धव साहब ने तब भी पूछा था कि क्यों संभव नहीं है, 2 दिन है, चलो कोई सीट शेयरिंग की और भी कोई मसले हो, कोई बात हो, जटिलता हो तो सॉल्व कर लेते. लेकिन नहीं, ऊपर से आदेश आया गया है कि शिवसेना को अभी तोड़ देना है, पीछे छोड़ना है. लेकिन आपने ये सोचो, जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम लोगों के सामने थे, उनकी सरकार बहुमत की नहीं बन रही थी महाराष्ट्र में. तब के नेता जो थे, जो पुराने भाजपा के थे, उन्होंने उद्धव साहब को फोन किया और बिना सोचे समझे हमने उनको सपोर्ट दे दिया था. इसलिए क्योंकि हमारी पुरानी दोस्ती थी. 2019 में भी जो डील या जो बातें, हम डील तो नहीं कहते क्योंकि ये प्यार का रिश्ता था, बातें हुई, भाजपा ने फॉलो नहीं की. जो वादा था, जो वचन था, वो पूरा नहीं किया. और अगर आप उद्धव साहब का स्वभाव देखें, वो सब सह ले सकते हैं, लेकिन कोई झूठ बोले, कोई वचन तोड़े तो वो कभी नहीं उनके साथ रहेंगे. तो क्या बीजेपी ने आपके साथ धोखा किया, ऐसा आपको कहना है? तो दुनिया जानती है, आप महाराष्ट्र में पोल लीजिए, महाराष्ट्र भी जानता है, देश जानता है. और अगर आपने उनका अलायंसेस की हिस्ट्री देखे 14 से लेकर 24 तक,
जो चलो अलायंसेस तो छोड़ो, देश को जो वादे किए हैं उसकी अगर आप एक श्वेत पत्रिका निकालें तो आपको भी पता चलेगा कि वचन जो पूरा करता नहीं वो एक में भाजपा है। अब फिलहाल बात हो रही है देश में गारंटी की, जहां पे भाजपा हक से ये कह रहा है कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी साहब जो है वो भी अपने भाषण में कह रहे हैं कि जो स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की है, जो स्कीम्स उन्होंने फ्लोट की है, दैट दिस इज मोदीज गारंटी। तो कौन सी ऐसी गारंटी है जो महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस जो है वो लोगों के सामने लेके जा रही है कि ये हम आएंगे सरकार में तो ये आपके लिए बनाएंगे और ये हमारी गारंटी है? पहले तो उनकी जो गारंटी है उन पे मैं बात नहीं करूंगा। आप ही देश में पोल लीजिए और पूछे महंगाई का क्या हो गया, डॉलर और रुपया का क्या हो गया, डिमोनेटाइजेशन का क्या हो गया, जीएसटी का पैसा राज्यों को आ रहा है कि नहीं, ये सारी बातें तो जनता में है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो हम जैसे ठाकरे गारंटी कहते हैं, हर एक किसान को पूछे आप 2019 से लेके 22 तक, जब उद्धव बाला साहब ठाकरे ये मुख्यमंत्री थे, तब जो भी किसानों पे आपत्ति आती थी हमारी सरकार उनको मदद करती थी जी। उनका कर्जा मुक्त कर दिया था। 2 लाख का जो कर्जा था वो पूरा का पूरा मुक्त कर दिया था। अगर शहरों में देखें, शहरों का जो विकास था, एक शाश्वत विकास की अगर बात करें तो वो भी हो रहा था। कोस्टल रोड ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की गारंटी थी। MTHL जिसका ब्रांडिंग अभी अटल सेतु कर दिया है इन्होंने, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की गारंटी थी। काफी सारी चीजें, कोविड में महाराष्ट्र में हर एक को बेड मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था। सूरत या उत्तर प्रदेश जैसे हाल नहीं थे क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे की गारंटी थी। तो यहाँ महाराष्ट्र में ठाकरे गारंटी चलती है, कोई और गारंटी चलती नहीं, क्योंकि उनको पता है दूसरी गारंटी सिर्फ जुमला का नाम गारंटी कर दिया। जब कभी हम उद्धव साहब की स्पीच देखते हैं या आपकी स्पीच देखते हैं तो हमेशा आप ये मुद्दा जो है वो उठाते हैं दैट यू ऑलवेज हैज रेज्ड दिस इशू दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। फिर वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, whenever you go out, you're meeting people, you are going in the farm, लोग क्या कहते हैं आपसे, क्यों नाराज है वो, क्या चाहिए था उन्हें और क्या नहीं मिला? क्योंकि अगर हम देखें तो हर जगह पे यही बताया जा रहा है कि ये स्कीम्स लॉन्च हुई है, इतने करोड़ के रास्ते बने हैं, इतने करोड़ के प्रोजेक्ट्स हुए। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है महाराष्ट्र में हो या देश में हो तो लोग क्यों नाराज है? क्योंकि आप दिल्ली भी गए थे, उद्धव साहब भी बीच में दिल्ली गए थे, तो नाराजगी क्या है लोगों की जब आप बात करते हैं? नहीं, लोगों को पता है जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो यही पोचिंग में हुए हैं। हमसे 40 भगा के लेके गए, राष्ट्रवादी से काफी लेके गए, फिर बाद में तो कुछ ऐसे ही निकल गए क्योंकि ये 50 खो के एकदम ओके, 50 खो के एकदम ओके, ये देश भर जानता है। लेकिन अगर आप देखें तो बाकी सारी जो स्कीम्स है, जो इन्वेस्टमेंट जो बता रहे हैं, सिर्फ होर्डिंग्स पे होती है। लोगों को सत्य पता है। आप अगर गोखले रोड की ब्रिज की बात करें, आप कोस्टल रोड की बात करें, आप किसान सम्मान की बात करें, ये सारे के सारे जो है सिर्फ इनॉग्रेशन और होर्डिंग इसी के आजू बाजू में सीमित है। उसके आगे लोगों तक कुछ नहीं पहुंचा। उनको पता है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो एक आक्रमण हुआ, जो सरकार गिराई गई, ये जो सरकार बैठी हुई है अनैतिक है, देश के लोकतंत्र को धोखा है और देश के संविधान को धोखा है। और ये तो पूरी दुनिया जानती है। पिछले 5-10 दिनों में 5 या 6 भाजपा के उम्मीदवारों ने कहा है, पंकजाताई मुंडे ने कहा है कि हमें 400 दे दो, हमें संविधान बदलना है। अगर इतनी बड़ी हस्तियां कह रही है वहां कि संविधान बदलना है, देश की जनता तो जानती है कि संविधान इनको क्यों बदलना है, किसके हक छीनने हैं इनको। लेकिन जब हम अलायंस की बात करते हैं, वेदर इट्स इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी, फर्स्ट वी सॉ ममता बनर्जी not officially but she stepped out of this India alliance, where Nitish Kumar left this alliance. In Maharashtra also we saw that over seats like Sangli or say South Central, there was a tussle happening between your party and the Congress, and Congress was really miffed with it. तो ऐसे सिचुएशन में जब महाविकास आघाड़ी में या इंडिया अलायंस में क्रैक्स है तो लोग आपके ऊपर विश्वास क्यों रखे, क्यों रखना चाहिए लोगों ने विश्वास? एक बात है कि हर एक अलायंस में सीटों पे खींचातानी होती है निगोशिएशंस में, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि उसी का एक इंडिकेटर होता है कि दोनों पार्टियों की ताकत उस सीट पे है और वो जीत सकते हैं। जब दोनों पार्टी एक साथ आती है, अलायंस बनती है, तब जीत पक्की हो जाती है। ये एक बात है। अगर आपने देखा होगा तो हमारे सारे महाविकास आघाड़ी हो, इंडिया अलायंस हो, महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार, लगभग 90% उम्मीदवार हमने घोषित कर दिए। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी ने तो सारे घोषित कर दिए। सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी वो तो हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक जो उनका कुछ जो गद्दार गैंग गठबंधन है, फिर उसमें मिंदे गैंग है, फूटी हुई राष्ट्रवादी है, भाजपा है, भाजपा में सारे जो इंपोर्ट हुए हैं वो है, ईडीआईटी सीबीआई है, ये 6 के 6 पार्टीज जो है आज भी उम्मीदवार मिल रहे नहीं उनको। कोई उनकी तरफ से खड़ा रहने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो बड़ी नेता है, बड़े हस्तियां हैं उनमें, वो कह रहे हैं हमें टिकट मत दीजिए। ये तो बात छोड़िए, 2.5 साल में मुंबई हो,
ठाणा हो, पूना हो, नागपुर हो, नासिक हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, नवी मुंबई हो, वसई विरार हो, चुनाव नहीं ले पाए नगर निगम के। अगर आपने देखा होगा पूना और चंद्रपुर लोकसभा, 2 लोकसभा सीट्स लगभग 1.5 साल के लिए वेकेंट रहे, चुनाव लेने की हिम्मत नहीं थी। ये सबसे बड़ी इंडिकेटर है। और यही मैं बात कहना चाहता हूं कि लोगों का विश्वास महाविकास आघाड़ी पे पक्का है। और ये भी बात अगर आपने देखी होगी तो सारे के सारे लोग हमारे साथ जो है महाविकास आघाड़ी के आज मैदान में उतरे हुए, क्योंकि ये बात तय है, लोगों को भी पता है कि अगर आप महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के लिए प्रचार के लिए नहीं आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, किसी बीजेपी के इंडस्ट्रियलिस्ट ने हो, बीजेपी ने हो, सेटल कर दिया है। तो ये बात तो जाहिर है। इसी को लेके सवाल पूछूंगा, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हाइल हैविंग टॉक्स विद प्रकाश आंबेडकर, क्योंकि वो तो चाहते थे कि आना, आप भी चाहते थे, आप यानी शिवसेना के साथ उनका गठबंधन भी हुआ था, तो क्या ऐसा हुआ कि प्रकाश आंबेडकर इस बार महाविकास आघाड़ी के या फिर इंडिया ब्लॉक के सदस्य नहीं है और वो अलग से अपना उन्होंने संसार बसा लिया? मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस सीट शेयरिंग टॉक्स में नहीं था, लेकिन जो संजय राउत जी थे, बाकी की सारी जो टीम्स थी, जो भी था वो आप ही के सामने था, लोगों के सामने था। सीट शेयरिंग के टाइम जो होते थे, मीटिंग प्लेस होती थी, दुनिया के सामने है, और सीट शेयरिंग का जो इक्वेशन है वो भी लोगों के सामने। मुझे लगता है वो बात है जो साथ में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते। लेकिन एक सबसे अहम बात यह है कि आज ये लड़ाई जो है, हम जो लड़ रहे हैं, इंडिया आघाड़ी हो, महाविकास आघाड़ी हो, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान लिख के दिया है उसके रक्षण के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा आज भी मैसेजेस व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, भाजपा का कोई ना कोई चला रहा है कि हमें 460 सीटें दीजिए तो ऐसे होगा, ये हम बदल सकते हैं संविधान में, वो बदल सकते हैं। ये नफरत जो है संविधान के प्रति भाजपा की, वो देख रहे हैं हम। जो यहाँ के अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, ट्राइब्यूनल के तौर पे उन्होंने जो हमें निर्णय दिया, वो भी तो संविधान विरोधी निर्णय है, वो भी तो अम्बेडकर विरोधी निर्णय है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है, ये आपसी लड़ाई नहीं है, चुनावी लड़ाई है, वो हमारे देश की लोकतंत्र के लिए है और संविधान के लिए है। आदित्य, राम टेम्पल का इशू जो है, राम मंदिर का इशू, हमने देखा कि उसका एक बड़ा ऐसा एक इवेंट हुआ था जहां पे हर कोई आया था और हर कोई चाहता था, वहां पे जो जितने लोग आए थे वो उसी के फेवर में थे कि राम टेम्पल वहां पे बनना चाहिए। लेकिन क्या वो इलेक्शन का मुद्दा है? आपको लगता है कि राम टेम्पल का मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा बन गया है? या जैसे मैंने कहा कि हमारी जो संस्कृति है, मैं धर्म कहूंगा, संस्कृति कहूंगा, जो एक जहन में बात है वो यही है, हृदयात राम आणि हाताला काम, हृदय में राम और हाथ को काम। आज देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो युवा भटक रहा है, आप देख रहे होंगे पढ़े लिखे युवा जो है, जॉब्स नहीं मिल रहे, जिनके जॉब्स थे वो चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हो, बिहार में तो पैकेज की घोषणा है पिछले 10 साल में कितनी हुई है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मिला है? तो काफी सारी ये जो बातें होती है, बिल्कुल मंदिर का मुद्दा था, है, शायद रहेगा भी। लेकिन महाराष्ट्र में जो हमने मंदिरों को फंड दिए थे, जैसे हमारी एकवीरा देवी है, वहां के रिपेयर्स के लिए हो, वहां की फर्निकुलर रेलवे के लिए हो, काफी सारे मंदिरों को जो फंड्स दिए थे हमने महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार ने, इसी भाजपा ने तो रोके हुए। तो ये कौन सा हिंदुत्व बनता है? और यही मैं बात कहना चाहता हूं कि वापस आपको इसी बात पे लाऊंगा, जो 10 साल पहले सपने दिखाए थे, आज पता चल रहा है वो सपने नहीं, नाइटमेयर्स थे, ड्रीम्स नहीं थे, क्योंकि वो सारे झूठे थे। और झूठे वादों पे कितने बार आप जाओगे लोगों के पास? आज तो बात किस पे चल रही? मटन, मच्छी, मांस। जब आपकी बात होनी चाहिए थी जीडीपी पे, गैस, डीजल, पेट्रोल पे होनी चाहिए थी, डॉलर पे होनी चाहिए थी, रुपए पे होनी चाहिए थी। बीजेपी हमेशा आपको टारगेट करती है मुंबई में बीएमसी को लेके। 20 साल से भी ज्यादा समय शिवसेना का बीएमसी में एक दबदबा रहा है। शिवसेना इज स्टिल होल्डिंग द बीएमसी। हाल फिलहाल में नहीं, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में नहीं, एडमिनिस्टर है। लेकिन हमेशा आपको टारगेट किया जाता है कि बीएमसी में गफला होता है, बीएमसी में ये गफला हो गया, फिर वो कोविड के वक्त बॉडी बैग्स का गफला हो, या फिर खिचड़ी का गफला हो, या फिर स्ट्रीट फर्नीचर का, जिसके बारे में आपने भी कहा, आपने भी, ये तो हमारा मुद्दा है, आपने भी मुद्दा उठाया था। लेकिन पहले एलिगेशन आपके ऊपर लगे थे, उसके बाद इलेक्ट्रिक बस को लेके एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए थे कि मुंबई में जो इलेक्ट्रिक बस बीएसटी के माध्यम से बीएमसी ने लाई, उसमें भी कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज है। तो बीएमसी को लेके हमेशा आपको टारगेट किया जाता है। हाउ विल यू डिफेंड योरसेल्फ कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है बीएमसी में अभी फिलहाल? कैसे ये डिफेंड करने की बात नहीं है। भाजपा ऑफेंड हुई है कि मुंबई का विकास हुआ। भाजपा को यह दर्द था कि मुंबई का विकास होते गया। और भाजपा अगर आप देखें तो उसी 25 साल में हमारे पार्टनर्स भी रहे। अगर हमारा मेयर था तो भाजपा को हमने डिप्यूटी मेयर दिया था, स्टैंडिंग कमेटी में वो भी रहते थे, इंप्रूवमेंट कमेटी के अध्यक्ष बन चुके हैं, बीएसटी के चेयरमैन रह चुके हैं, एजुकेशन में रह चुके हैं।
तो किस मुंह से वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने घपला किया? दूसरी बात, मैं चैलेंज करता हूं आज, चलो हमारे 25 साल का आप ऑडिट कीजिए और आपके 2.5 साल में जो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए हुए थे, चहल जी और सीएमओ और डीसीएम वगैरह जो उसमें देखते थे, उसका ऑडिट कीजिए। मैं तो ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कि सूरत का ऑडिट कीजिए या नागपुर का ऑडिट कीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ पीएम केयर का ऑडिट कीजिए, मैं तो कहता हूँ चलो सिटी टू सिटी कहते हैं। अगर आपने देखा होगा मुंबई चलाना, मुंबई में पिछले 25 सालों में जो काम हुआ, इसलिए तो देश भर के लोग मुंबई में आते हैं अपना सपना लेके, मुंबई में रहते हैं। लेकिन 2.5 साल में मुंबई में रोड्स का स्कैम जो हुआ 6000 करोड़ का, वो हमने जनता के सामने लाया और 1000 करोड़ मुंबई के बचाए। बिल्कुल। कभी 25 साल क्या 50 साल 100 साल के इतिहास में जो गोखले ब्रिज का भी आज मैसअप हुआ है, गोखले ब्रिज अंधेरी में, गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाईओवर, 2 ब्रिजेस कनेक्ट करने में 6 फीट का अंतर। यानी रेलवे इतनी स्कैम कर सकती है, रेलवे तो केंद्र सरकार की है, वैसे ही उन्होंने डिलाई रोड में किया, रेलवे ने गफला किया उधर। जो रेल मंत्री है आज, सबसे फेलियर उनका सबसे बड़ा है देश में, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो या ऐसे घपले हो। लेकिन आज गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाईओवर कनेक्ट करने में वहां के जो स्थानिक भाजपा के विधायक है 5 या 6 बार जाके फोटो खिंचवाई, सेल्फी खिंचवाई कि देखो देखो काम हो रहा है, मेरी वजह से काम हो रहा है, तभी दिखा नहीं है 6 फीट का अंतर। आपके कॉन्ट्रैक्टर थे ना, तो कभी बोला नहीं आपने उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को? तो यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आज 2.5 साल में मुंबई के जो हाल हुए, मुंबई की जो हालत हुई, मुंबई की जो लूट हो रही है भाजपा के हाथों, वो कभी 25 साल में हुए नहीं, क्योंकि हम दिल से मुंबई कर रहे हैं और दिल से महाराष्ट्र में रहते हैं। भाजपा के साथ इस बार महायुति इस गठबंधन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS जो है वो शामिल हुए, उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। हमने देखा था 2019 में ऐसा ही उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो कांग्रेस और एनसीपी को दिया था, और तब उन्होंने एक कैंपेन नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्ले आउट किया था, जहां पे उन्होंने उनके भाषण दिखाए थे, क्या क्या उन्होंने वादे किए थे और अभी की स्थिति क्या है वो दिखाई दी थी। लेकिन जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात आती है तो हमेशा ये देखा गया कि मुंबई में खास करके हमेशा शिवसेना के खिलाफ जो है उन्होंने काम किया है। शिवसेना के खिलाफ फिर वो उन्होंने पिछले इलेक्शंस में कैंडिडेट दिया हो, या फिर वोट कट करने का कहीं ना कहीं एक, या फिर मैं कहूंगा दूसरे आसान शब्दों में कि शिवसेना के सामने एक ऑप्शन रखा है लोगों के सामने उन्होंने कि दैट इवन वी आर हैविंग अ सेम काइंड ऑफ एजेंडा, वी आर देयर फॉर सन ऑफ सॉइल। आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस मूव को, इस अनकंडीशनल सपोर्ट से क्या शिवसेना के ऊपर कुछ उसका इंपैक्ट? नहीं, मैं उनकी तरफ देखता नहीं हूं, मैं अपनी राजनीति पे फोकस करता हूं। लेकिन बात यही होती है, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो चुका हूं कि भाजपा ने ऐसे पार्टी से सपोर्ट लिया है, 2 बार तो बुला के लिया, फोटो खिंचवाए, सब किया। चलो सीट शेयरिंग की बात बनी नहीं बनी उसमें मुझे जाना नहीं है, वो अपने अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, उसमें मुझे तो जाना नहीं है ज्यादा। लेकिन एक ऐसे पार्टी से सपोर्ट लिया है जिन्होंने उत्तर भारतीय को पीटा है, एक बार नहीं काफी बार पीटा है, टीवी पे आके बोला है। ऐसे पार्टी से सपोर्ट लिया है जिन्होंने जैन देरासर के बाहर चिकन और अंडे दिखाए हैं और रखे हैं। कौन क्या खाए ना खाए, मैं भी ये मानता हूं कि वो आपसी एक फ्रीडम होता है, स्वातंत्र होता है, कोई एक दूसरे पे ये कह नहीं सकता कि आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, वो तो अपनी बात होती है, अपने घर की बात होती है, किचन की बात होती है। लेकिन किसी देरासर के सामने जाके ये सब करना, अभी शायद वो पता नहीं विचारधारा बदली नहीं बदली, लेकिन कि जैन भाइयों बहनों को मान्य है कि ये सपोर्ट लेना भाजपा ने, कि उत्तर भारत को मान्य है कि इन्होंने ये सपोर्ट लिया है, ये चल जाता है। और जो मनसे के कार्यकर्ता है उनको मुझे आज पूछना है कि इतने साल जो भी, ठीक है उस पर वापस मुझे जाना नहीं है, लेकिन क्या उनको भी ये भाजपा की राजनीति मान्य है जो कहती है कि सारे जो यहाँ के उद्योग है भूमिपुत्रों के हाथों से लेके गुजरात भेज दिया जाए? जो वेदांता फॉक्सकॉन गया, जो एयरबस टाटा गया, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हो, वर्ल्ड कप फाइनल हो, शायद मंत्रालय कल लेके जाएंगे गुजरात के, ये मनसे के कार्यकर्ताओं को पसंद हो तो बिल्कुल जाइए उनके साथ। और शायद टेस्ला भी अगर आज हम पूछ रहे हैं देश में आएगा नहीं आएगा, हमने तो 2021 से बातें करी थी, मुंबई में आने वाला था, फिर केंद्र सरकार ने उसे रोक दिया जी। देखते हैं मुंबई में आता है, महाराष्ट्र में आता है, गुजरात चले जाता है। Aditya, last question I would like to ask you, and this question is basically about your vision, which I first asked you. Again, I'll ask you, what would be the first thing अगर आपकी सरकार आती है, इंडिया ब्लॉक की सरकार अगर आती है, तो what is your agenda, what is your vision for Maharashtra? What is the first thing on a priority which you would like to do for people of Maharashtra? Which problem you would like to solve? 2-3 चीजें सबसे अहम रहेगी, 2-3 चीजें सबसे अहम रहेगी। पहली बात तो ये है, हमारी यही कोशिश है, यही मान्यता है कि अगर केंद्र में किसी की सरकार बने तो मिलीजुली सरकार बने,
क्योंकि हमारे जितने राज्य हैं, जितने तरह तरह के लोग हैं, संस्कृति है, विचारधारा है, सबको समाये हुए, सबको साथ में लेके हुए चलने वाली सरकार चाहिए। तानाशाही हमारे देश में नहीं आनी चाहिए जो आज बन रही है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आज केजरीवाल जी के साथ हुआ, सूरज चौहान के साथ हुआ, संजय राउत जी के साथ हुआ, हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, हम सब राजनेताओं के साथ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि तानाशाही एक पे नहीं रोकता, वो चले जाता है आगे। दूसरी बात, पत्रकारों पे जब आती है बात तो हर एक आम नागरिक पे भी आएगी, क्योंकि अपने उनको मत दिया है, उनको सिर्फ मत नहीं चाहिए, आपका वोट नहीं चाहिए। आप क्या पहनते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, कौन सी भाषा बोलते हो, इस पे भी आपको ज्यादती करी जाएगी। और ये लिख लीजिए कि ये संविधान आपके खिलाफ कोई ऐसे जात धर्म नहीं रहेगा कि जिसको बचाए हुए है। एक तो भाजपा या बिना भाजपा, यही विचारधारा रहेगी, क्योंकि ये चाइना की मेंटालिटी कभी ना कभी मुझे भाजपा में दिखती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन यही बात होती है कि ये घर में घुसेंगे, सीसीटीवी लगेंगे आपके घर में, और मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है। पेगासस तो फोन पे आ ही गया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश में जो डर का एक माहौल फैला हुआ है, ये सर्वेलेंस हो, ईडी, आईटी, सीबीआई हो, जो जिसको लॉन्ड्री में कूदना है भाजपा के वो कूद लेते हैं, जो नहीं कूदता है वो जाता है जेल में, जॉइन और जेल हो। बात है अगर करनी हो तो लोग फेस टाइम इस पे करते हैं, हम तो आम कॉल लगाते हैं। लेकिन यही बात है कि डर का जो माहौल है वो पुनः एकदम सुख शांति खुशहाली का रहे, नफरत दूर हो जाए। आज अगर आप देखें तो हर राज्य में जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है, किसान खुश नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार चल रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, शहरों के हाल है वैसे हाल बढ़ते जा रहे हैं, और झूठे वादे हम होर्डिंग्स पे देख रहे हैं। तो झूठ से लेके सच तक सत्यमेव जयते का राज्य लाना चाहते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं। ये जो सत्तामेव जयते रावण राज्य है, उससे दूर जाना चाहते हैं। और सबसे अहम बात यही रहेगी, अगर आपने देखा होगा अग्निवीर की तो बात होती है, जो नौकर भर्ती जो हम कहते हैं महाराष्ट्र में स्पर्धा परीक्षा, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, उसको भी लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। पेपर लीक्स होते हैं, जो लीक करते हैं उनको कोई सजा नहीं होते, सालों साल जो एग्जाम देते हैं वो बच्चे बेचारे, उनके सपने टूट जाते हैं। तो अनेक सारी चीजें, और महाराष्ट्र के लिए अगर मैं कहूँ या हर एक राज्य के लिए मैं कहूँ, तो हर एक राज्य को समान जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आज देखिए लद्दाख में 40,000 लोग रास्तों पे है, कोई इनकी बात सुन नहीं रहा है। महाराष्ट्र में हमारे जॉब्स चले जा रहे हैं, गुजरात में कोई सुन नहीं रहा है। गुजरात में शायद अगर आपने देखा होगा बहुत सारी अलग अलग कौम रास्तों पे आ रही है, हर एक धर्म की है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन हम ऐड बना रहे हैं रूस और यूक्रेन की, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। असम से अगर आप लोग देखें तो वो नाराज है, केरल में हो, कर्नाटक में हो, हर एक राज्य उनकी बात सुननी जरूरी है। और यही बात है कि सुने, समझे और काम करें। अगर आपने देखा होगा तो मिली जुली सरकारों का जो वक्त था 91 से लेके लगभग 2014 तक, जो हमारी एक प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई, देश की प्रगति हुई है, उन्हीं समय पे भी हुई है। अच्छे प्राइम मिनिस्टर तब भी मिले थे। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार की जो वोट्स है, वोटिंग होगी, वो भूतकाल पे नहीं होनी चाहिए कि नेहरू जी सही थे या कोई और पीएम गलत था या किसी ने आइलैंड दे दिया या मांस मच्छी खाते। कौन सच बोलता है, किसने वादे पूरे किए हैं, सबकी बात कौन सुनता है, और भविष्य के लिए कौन लड़ रहा है, भूतकाल के लिए नहीं। इस पे होना चाहिए। Thank you, Aditya, for your time, and that's what we heard from Aditya Thackeray. This is Mayuresh Ganpati reporting from Mumbai with camera person Rajesh Sapre for Network 18.